बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज भी कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिन पर रोशनी डालना और जिनसे कुछ सीखना, समझना और उनको अपनाना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज का जो पहला टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमारे बच्चों के हवाले से, हमारे स्टूडेंट्स के हवाले से, कि जिसमें हम जदीद तालीमी निज़ाम को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें होमवर्क की जो अहमियत है उसको उजागर किया जाएगा, होमवर्क के कॉन्सेप्ट को उजागर किया जाएगा, इसको समझना कितना ज़रूरी है या फिर इसमें इम्प्रूवमेंट लाना कितना ज़रूरी है। क्या वही जो हमारे सेटेड पैटर्न्स हैं, सेटेड फॉर्मेट्स हैं, उन्हीं को हमने कंटिन्यू करना है या इसमें भी चेंजिंग की ज़रूरत है? इसकी अहमियत को आज हम उजागर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम शॉर्टकट का बढ़ता हुआ रुझान डिस्कस करेंगे। क्यों हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे नौजवान सब शॉर्टकट की तलाश में हैं कि कोई आसान हल मिल जाए, कोई ऐसा हल मिल जाए जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, ज़्यादा जो है वो टाइम ना लेना पड़े। ये शॉर्टकट्स जो हैं वो हम क्यों ढूंढते हैं? हर मामले में हम ये देखते हैं कि लोग शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ तालीमी निज़ाम के हवाले से बात की जाए या अपने हम जो है वो बाकी एक्टिविटीज़ को निगलेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें। हम ये देखते हैं कि हम ज़िंदगी के हर मामले में, चाहे खाना बनाना है तब भी हम ये कहते हैं कि कोई क्विक रेसिपी मिल जाए तो ही हमारा काम आसान हो जाएगा, कोई ना कोई शॉर्टकट हमें मिल जाए। तो ये शॉर्टकट का बढ़ता हुआ जो रुझान है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी रीज़न्स क्या हैं, इसकी कॉजेज़ क्या है, वो जानेंगे और फिर इसके सोल्यूशंस पे भी बात करेंगे। इन दोनों टॉपिक के हवाले से आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, कॉल करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आगाज़ में हमेशा की तरह मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे और देखेंगे जी कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जो करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 39, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 20, मिनिमम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 29, मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के दोनों टॉपिक्स के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जदीद तालीमी निज़ाम और होमवर्क की अहमियत के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज के हमारे तीनों मेहमान जो हैं वो एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हमारे साथ प्रोफेसर हामिद बुखारी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपकी तशरीफ़ आवर्ज़ी का। आज की दूसरी मेहमान प्रोफेसर अकीला आसिफ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। क्या हाल है अकीला, ठीक हैं? थैंक यू हुमा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आज के तीसरे मेहमान को भी खुशामदीद कहेंगे, प्रोफेसर सनाउल्लाह अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। गुफ्तगू का आगाज़ हामिद साहब आपसे करना चाहूँगी। क्या कहेंगे जो होमवर्क का कॉन्सेप्ट है, जो कि शायद कहा जाए कि सदियों से चला आ रहा है, जिसको हम कॉमनली कहते भी हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझना क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होमवर्क स्टूडेंट्स के लिए तो हमेशा से एक, जिसको आप कहते हैं वो उसको अपने लिए एक सज़ा ही समझते हैं या चट्टी समझते हैं। लेकिन इसका अगर हम लोग रैशनल देखते हैं तो अंग्रेज़ी में एक मुहावरा बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
Exactly. और तालीमी निज़ाम खा दुनिया के किसी भी हिस्से में है, जब आप एक इब्तदा से स्कूल से एक बच्चे को शुरू करते हैं पढ़ाना, तो छोटी क्लासों से लेकर अप टिल द मैक्सिमम एजुकेशन, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि उसके लिए एक परफेक्शन का बायस बनती है। सही। होमवर्क देने का जो बुनियादी मकसद है वो यही होता है कि एक चीज़ को एक तालिब इल्म जो है वो बार बार दोहरा रहा है और उसको कर रहा है, तो उस पर वो एक अबूर हासिल कर सकता है, उसके ऊपर एक दस्तरस हासिल कर सकता है। लेकिन अब आप होमवर्क को देते किस तरह से हैं, आप उस एक्टिविटी को दिलचस्प किस तरह से बनाते हैं, ये एक चीज़ है जिसको कि हमें थोड़ा सा जिस पे हमें फोकस भी करना है, इसको डिस्कस भी करना है और फिर इसको इम्प्रूव भी करना है। अकीला, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? होमवर्क के मकसद को सबसे पहले जो है वो हमने आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि अभी हामिद साहब ने भी कहा, और फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। बात यह है दरअसल हुमा कि जो होमवर्क का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आप हमारी फॉर्मल एजुकेशन के साथ नहीं है। आप कोई भी काम सीखें, चाहे वो राग है, रक्स है, कोई भी काम है, कोई हुनर है, उसमें सब चीज़ों में जो है वो एक तो उस्ताद सिखाता है और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए, ताकि उस फ़न में या उस इल्म में निखार आए, उसके लिए होमवर्क दिया जाता है। सही। ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही है प्रोफेसर साहब ने कि उसको दिलचस्प किस तरह से बनाना है, ये एक बड़ा ज़रूरी अमल है कि आपने इस तरह से नहीं तालिब इल्म को देना कि ऐसे लगे कि ये उसके लिए कोई मुसीबत है, बल्कि उसको स्टडीज़ में इस तरह से इन्वॉल्व करना है, उसको उस हुनर में या उस गुर में ऐसे इस तरह से उसको शामिल रखना है कि उसका दिलचस्पी जो है, उसकी दिलचस्पी इसमें ख़त्म ना हो और उसका जो काम का म्यार है वो उसको पता चले, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उसको हो कि उसने वो कुछ अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, के वो उसमें सीख भी रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं कि हम इनको बताएं। और आजकल क्योंकि तालीम जो है वो उसकी कोई वसअत नहीं, उसको आप मेजर नहीं कर सकते कि इसकी ये लिमिट है, तो इसकी हदें जो हैं अब लामहदूद हैं और इन लामहदूद हदों में अगर आप बोरियत से भरपूर चीज़ें देंगे तो बताएं कि ज़िंदगी कितनी मुसीबत हो। बिल्कुल ऐसा ही, और बच्चे कभी भी उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। अंसारी साहब, ब्रेक पे जाने का वक्त है, लेकिन उससे कबल मैं चाह रही हूँ कि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होमवर्क के हवाले से हमारे साथ शेयर कर लें। जी बहुत शुक्रिया, मेरे दोनों मेहमानों ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है इस हवाले से। होमवर्क का जो बुनियादी मकसद जिस तरह बयान भी हो चुका वो प्रैक्टिस है, लेकिन होमवर्क के दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव पहलू तो यही है कि होमवर्क बच्चों को स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक बच्चों को इसलिए दिया जाता है कि वो जो पढ़ा है उसकी घर जाके भी प्रैक्टिस करें, ताकि उन्होंने जो सीखा है वो उनको इतना मजबूत हो जाए, इतना पक्का हो जाए कि वो भूले ना बाद में। ये तो इसका पॉजिटिव पहलू है। लेकिन इसका फिर दूसरा पहलू ये हो जाता है कि बाज़ औक़ात इतना होमवर्क दे दिया जाता है कि वो बच्चा घर जाके भी रात देर गए तक वही काम में लगा रहता है और उसकी बाकी जो घरेलू ज़िंदगी है, जो उसकी सोशल लाइफ है, वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाती है। तो ये उसका मनफी पहलू है। तो हमें इतदाल से काम लेना चाहिए। होमवर्क देते हम क्योंकि उस्ताद हैं तो हमें उस्ताद होते हुए इतदाल से काम लेना चाहिए। इस हद तक होमवर्क देना चाहिए कि क्लास में भी हम मैक्सिमम काम करवाएं और उसके बाद इस हद तक होमवर्क दें कि बच्चा घर जाके कुछ वक्त उस काम को भी लगाए, उसके बाद अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़, खेल कूद के अंदर घर वालों को वक्त देना, बाकी मसाइल के लिए उसके लिए भी उसका वक्त मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल, ये वक्त मौजूद होना चाहिए। जदीद तालीमी निज़ाम और होमवर्क को हम डिस्कस करें कि होमवर्क का कॉन्सेप्ट हो क्या सकता है, होना क्या चाहिए, और हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स क्यों होमवर्क से घबराते हैं, क्यों इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाए, जदीद तालीमी निज़ाम इससे क्या डिमांड कर रहा है। इसके साथ साथ आज जो है वो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि शॉर्टकट का रुझान क्यों बढ़ता चला जा रहा है। हर मामले में, हर जो है वो हम देखते हैं, हर टास्क को परफॉर्म करते हुए हम चाहते हैं कहीं ना कहीं हमारे पास कोई ना कोई शॉर्टकट आ जाए, कोई ऐसी टिप, कोई ऐसी सजेशन आ जाए कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं वो हम जानेंगे, लेकिन अभी हम जो है वो जदीद तालीमी निज़ाम और होमवर्क को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हामिद साहब, होमवर्क के हवाले से जैसे हम बात करें, जैसे कि बाकी गेस्ट ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद हम इन्हांस करें कि ये क्यों हमें दिया जाता है, ये स्टूडेंट क्यों ये शिकायत करता है। दिया तो जा रहा है, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी पे अगर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो शायद इंटरेस्ट लेवल हम बढ़ा सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं प्रोफेसर साहब की और अकीला साहबा की बात को लेकर थोड़ा सा आगे चलूँगा कि बेसिक ऑब्जेक्टिव तो हमने उसको देख लिया कि उस चीज़ को प्रैक्टिस करना और उस पर एक दस्तरस हासिल करना है। प्रोफेसर साहब का ये नुक्ता नज़र कि उसकी
क्वांटिटी क्या है, किस मिकदार में आप एक बच्चे को काम दे रहे हैं, ये नो डाउट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर इंसान की एक लर्निंग कैपेसिटी होती है, बिल्कुल ऐसी है। अगर तो आप उसकी कैपेसिटी के पैरामीटर्स के अंदर उसको उससे काम ले रहे हैं तो उसकी लर्निंग एबिलिटी जो है वो मरहलावार स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करेगी, एनहांस करेगी, बेहतर होगी। लेकिन एक स्टेज आएगी कि जहाँ वो सैचुरेट हो जाती है फॉर द टाइम बीइंग, और सैचुरेट होने के बाद आपकी लर्निंग एबिलिटी पहले रिड्यूस होती है और फिर ख़त्म होने की स्टेज तक आ जाती है। फिर आपको एक ब्रेक चाहिए, जिसमें हम अमूमन कहते हैं ना जी, वी नीड अ ब्रेक इन आवर लाइफ टू रिफ्रेश आवरसेल्फ एंड देन टू मूव अहेड। तो यही वो चीज़ है कि हर चीज़ को हमें एतदाल से लेकर चलना होगा। अब होमवर्क हम बच्चों को स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक देते हैं। अगर हम आम जिंदगी एक प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से उसकी बात करें तो मैं उसको उस पस मंज़र में, उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखता हूँ कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर ख़ुद काम करने का आदी हो जाएगा तो वो अपनी अमली ज़िंदगी में चीज़ों के अंदर खुद इनिशिएटिव लेगा, खुद काम करेगा और अपनी ज़िंदगी में तरक्की करेगा और एक्सेल करेगा। ठीक। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम जो कुछ क्लास के अंदर बैठ के कर रहे हैं, लाइब्रेरी के लिए बच्चों को भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो एक अंडर द सुपरविजन चल रहा है। उसके लिए स्टूडेंट अपने आप को थोड़ा सा पाबंद समझते हैं कि यार मैंने ये करना है, मेरी मजबूरी है, अब शौक है या मजबूरी है, उसका डिसीजन वक्त के साथ तब्दील होता रहता है। लेकिन दर हकीकत मेरे नज़दीक जो होमवर्क की फ़िलासफ़ी है वो ये है कि आप एक बच्चे को एक छोटी उम्र से ये तरबियत दे रहे हैं कि आपने ज़िंदगी में ख़ुद से काम करना है और ख़ुद से इनिशिएटिव लेना है और अपने लिए चीज़ों को ख़ुद सहल बनाना है और आगे एक्सेल करना है। अब अगर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम उसके होमवर्क की टेक्निक्स को और उसकी जो हम उसको काम देने के लिए जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं या उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं या चेंज करते हैं, तो उस बच्चे के अंदर एक ख्वाहिश और एक जो अर्ज है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन बाद ये चेंजिंग उस बच्चे के लिए किसी ना किसी मुश्किल का सबब भी बन जाती है, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, होमवर्क जो है वो किस पैटर्न के मुताबिक दिया जाता है या उसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्निक्स किस तरह से इम्प्रूव हो सकती हैं। अपने तीनों मेहमानों से इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम जो है वो जदीद तालीमी निज़ाम और होमवर्क की अहमियत पर बात कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से कबल बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी जिसमें होमवर्क के पैटर्न को डिस्कस किया जा रहा था कि पैटर्न है क्या, होना क्या चाहिए, किन टेक्निक्स के मुताबिक होमवर्क को देना ज़रूरी है या इस रुझान को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो अकीला बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं हामिद साहब, मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगी कि होमवर्क की टेक्निक्स पर हमने गौर करना है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ नया देने या कुछ नए इनोवेशन के चक्कर में टीचर्स तो बता देते हैं, वही बात, वही होमवर्क बच्चों के लिए मुश्किल का सबब बन जाता है और ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि उसके पेरेंट्स भी उसको फिर फेस करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से देखते हैं कि होमवर्क का पैटर्न डिस्कस कौन करेगा? हुमा, बात दरअसल ये है कि हर चीज़ के कुछ मुस्बत पहलू होते हैं और कुछ मनफी पहलू होते हैं। तो मुस्बत पहलू तो ये है कि जैसे कि हम पहले भी इसको कंक्लूड कर चुके हैं कि इसका प्रैक्टिस जो है वो इसका मकसद है। सही। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो काम इतना ज़्यादा दे दिया जाता है कि जो बच्चे के लिए करना जो है वो मुश्किल होता है और उसमें बाज़ दफ़ा वालिदैन भी उसके साथ शामिल होते हैं। अगर हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पे तालीम जो है ख़ास तौर पे स्कूल की जो तालीम है वो हमारे लिए मिसाली है, जैसे जापान है या चाइना है या कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये देखें कि वो स्टूडेंट को लिखने पढ़ने वाला काम वो ज़्यादा नहीं देते बल्कि वो उनको एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क देते हैं जो बच्चे बड़े शौक़ से करते हैं।
तो हमारे क्योंकि यहाँ पे हालात इतने साजगार नहीं हैं कि हम बच्चों को बाहर भेजें या उस तरह से हम उनको एक्टिविटी बेस्ड जो है वो काम ज़्यादा दें। फिर अभी जो कोविड-19 का इशू है, इसकी वजह से भी हम बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसा पैटर्न सेट करना चाहिए जिसमें हम स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें और उसके रुझान के मुताबिक, उसकी दिलचस्पी के मुताबिक जो है हम उनको काम दें, ताकि उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे और साथ साथ जो है वो सीखने का अमल भी जारी रहे। सही। क्योंकि जब बच्चा खुद से सीखना शुरू करता है, जैसे होमवर्क अगर नहीं देते तो उसके जो मस्बत पहलू हैं वो ये हैं कि फिर बच्चा जो है वो, ये तो एक फोर्स है ना कि आपने दे दिया, ये किताबें तुमने पढ़नी है और इस सेट पैटर्न में आपने काम करना ही करना। लेकिन अगर नहीं देते तो फिर आपने ये करना है कि बच्चा अपनी पसंद से भी तो कोई किताब उठा सकता है जहाँ से उसको अपना एप्टीट्यूड और अपने आप को वो एक्सप्लोर करेगा कि उसका रुझान किस तरफ है और वो किस फील्ड में। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पेरेंट्स की जानिब से भी अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो ये डिमांड की जाती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क दें ताकि ये जो है वो गेम्स में ना इंडल्ज हों ज़्यादा और ये फ्री ना बैठें, इनको कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी जाए। तो ये डिमांड किस तरह से आप देखती हैं कि एग्जिस्ट कर रही है? आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बाज़ दफ़ा पेरेंट्स की तरफ से ये बात बहुत ज़्यादा आती है कि बहुत अच्छा स्कूल है जो बहुत ज़्यादा होमवर्क देता है। मेरा ख्याल है हमारे ज़माने की हद तक तो ये बात ठीक थी, क्योंकि कॉन्वेंट में बहुत ज़्यादा आपको होमवर्क दिया जाता है, प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, स्टाइलिश राइटिंग, और राइटिंग में ही इतना टाइम वो लगवाते हैं। और ठीक है कि हमारी राइटिंग जो है अभी जो जनरेशन है उसके मुकाबले में बहुत अच्छी है। सही। लेकिन बात दरअसल ये है कि हमें वक्त के साथ साथ हालात के मुताबिक हालात से हमआहंगी पैदा करने की ज़रूरत है। अगर हम हालात के मुताबिक या जो इस वक्त इस दौर की ज़रूरत है अगर उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ही उनको नहीं लगा सकते। देखें अभी जैसे कुरान हिफ्ज़ करना, उसमें बार बार प्रैक्टिस की जाती है। ये एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि आप दोहराई करें, बार बार दोहराई करेंगे तो उसको आप ज़्यादा अच्छी तरह याद रखेंगे। और इसी तरह से ये हमारे जो हदीस का इल्म जो लोग पढ़ते हैं वो भी मेमोरी बेस्ड होता है दो के, लेकिन फिर भी उसमें दोहराई जो है उसकी एक बड़ी ख़ास अहमियत है और उसके तरीक़ाकार बताया जाता है। बिल्कुल। लेकिन बात फिर उधर ही आ जाती है कि आज के दौर की जो डिमांड है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको चीज़ें ज़बानी याद हों, बल्कि आपका क्रिटिकल एनालिसिस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन के अंदर से इल्म निकाल सकें। और आप इल्म और मालूमात और इल्म में फ़र्क होता है। मालूमात ये होती हैं कि आपके पास बहुत सारा डाटा मौजूद है और इल्म ये होता है कि आप उस डाटा की बेस के ऊपर कुछ समझ सकते हैं और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं जिसको आप आगे लोगों के साथ शेयर करें, जो उनका नज़रिया भी हो सकता है, कोई इजाद भी हो सकती है, कोई तरीक़ाकार भी हो सकता है। तो अब जो ज़रूरत है इस दौर की वो नॉलेज बेस्ड। बिल्कुल। और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, किन टेक्निक्स पर अमल करना चाहिए, ये हम अंसारी साहब से जानेंगे। अंसारी साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे और अकीला ने बड़ी अच्छी बात की कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमारे यहाँ नहीं उस तरह से प्रमोट की जा रही या हम शायद उसकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाए। अगर किसी छोटे बच्चे को ये एक्टिविटी परफॉर्म करने का होमवर्क मिल गया है, अब उसका सारा बर्डन उसके पेरेंट्स पे आ जाता है कि उन्होंने स्टेशनरी शॉप पे जाना है, 10-12 तरह की आइटम्स लेनी है, उनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो खैर नहीं है। बच्चा सुबह जो है वो किस तरह से फेस करेगा टीचर को, उनकी डांट डपट को। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज का बच्चा फेस कर रहा है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ईज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें जो है वो हमारे जो तालीमी निज़ाम है उसमें दो अलग आप ग्रुप कह सकते हैं। एक है स्कूलिंग, एक है उसके बाद हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर तो ये जो भी जितनी अब तक हमने डिस्कशन किया है ये बिल्कुल वैल्यूएबल है कि यूनिवर्सिटी में चूँकि लर्निंग होती है, क्लासरूम में एक लिमिटेड सी स्टडी होती है, सेमेस्टर सिस्टम होता है, थोड़ी सी क्लासेस होती हैं और हम एक सब्जेक्ट का यूँ समझने का ओवरव्यू दे पाते हैं तो सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है। तो अब उस सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए बच्चे को या स्टूडेंट को खुद से बहुत कुछ करना पड़ता है। और उस वक्त तक वो स्टूडेंट इतना मैच्योर भी हो चुका होता है कि वो उसको जब भी काम दिया जाता है, कोई असाइनमेंट दी जाती है, कोई प्रेजेंटेशन उसने देनी होती है तो उसकी वो भरपूर वो तैयारी भी करता है, उसके लिए मेहनत भी करता है और उसके लिए मैक्सिमम वो टाइम भी लगाता है। अब चूंकि एज में थोड़ा बड़ा भी हो गया होता है तो घर वालों के ऊपर भी इतना बोझ नहीं बनता और घर वाले भी उससे इतना तंग नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन वाइस वर्सा जो दूसरा हमारा सिस्टम है, छोटा स्कूलिंग सिस्टम, वहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ पे आज तक पहली बात तो ये कि बदकिस्मती से हमारा आज तक 73 सालों में
हमारी स्कूलिंग की आज तक हमें समझ ही नहीं आई ऐसे ही कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम है क्या। है क्या। कोई अपना, हर स्कूल ने अपना सिलेबस लगाया होता है, हर स्कूल अपनी स्टेशनरी खुद बेच रहा होता है, हर स्कूल के अपने लवाजमात होते हैं। बच्चों के बैग्स का वजन इतना होता है कि बाज़ औक़ात बच्चे बाकायदा अपने बैग के वजन से गिर जाते हैं। ऐसे ही आपके में इंटरेस्टिंग बात है, पिछले वीक मैंने एक दिलचस्प खबर अखबार में पढ़ी है कि KPK में कोई कानून शायद वो बना रहे हैं कि बच्चे के स्कूल के बैग का वजन उस बच्चे के वजन के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के वजन के 1/3 से ज्यादा के भी स्कूल बैग्स हैं। बिल्कुल। तो एक बच्चा जो इतना छोटा सा है, अभी 1 या 2 या 3 क्लास में है, उसकी 8-10 किताबें और फिर हर सब्जेक्ट की 2-2 3-3 कॉपियां। जी जी बिल्कुल। तो 20-20 24-24 कॉपियां वो बैग में भर के बेचारा बच्चा एक बुक है, एक वर्कबुक है, फिर नोटबुक है, और फिर होमवर्क की अलग है, और पता नहीं क्या क्या है। मेरे तो बच्चे अब चूंकि बड़े हो गए तो बेस्ट प्रैक्टिस से गुजर चुके हैं, तो अभी जब मैं देखता हूँ राइट लेफ्ट तो मुझे अजीब एहसास हो रहा होता है। अच्छा, फिर उसमें ये वही वाली जो पहले हमने की है कि बच्चा स्कूल जाके फुल टाइम जो है ना उसको एजुकेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व। हमारे स्कूलों में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जिस तरह एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसे मैम ने बात की। किसी स्कूल में मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई एक्टिविटी है। मैंने जिंदगी में एक थोड़ा सा मौका मुझे मिला था एक स्कूल में पढ़ाने का। अच्छा। पढ़ाया तो खैर मैनुअल लेवल्स पे था, लेकिन बहरहाल स्कूल था, तो उसमें कोई मुझे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नजर नहीं आई। यानी छोटे से लेके बड़ी क्लास तक हर बच्चा फुल टाइम पढ़ ही जा रहा है, तो कोई एक्टिविटी नहीं है उनके लिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं, ग्राउंड्स ही नहीं है। घरों में तो स्कूल बने हुए हैं, सही, ना कोई ग्राउंड्स है ना कोई उनकी एक्टिविटी हो रही है। तो स्कूल में 4, 5, 6 घंटे जो बच्चा रहता है फुल टाइम पढ़ाई, और घर जाते वक्त इतना सारा जो है होमवर्क लेके घर पहुंचता है। बिल्कुल। और जाती है अपनी वालिदा से कहता है खाना मैं बाद में खाऊं, पहले होमवर्क शुरू कर देता ताकि ये जल्दी खत्म हो और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मैं खेल सकूं, मैं कोई और भी एक्टिविटी कर सकूं, या फिर मैं भी दुनिया को देख सकूं। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हमारे आजकल के बच्चे फेस कर रहे हैं। जदीद तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स अपनानी है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, इसके लिए सॉल्यूशंस और सजेशंस क्या हैं, अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बैक सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। होमवर्क की अहमियत और जदीद जो तालीमी निज़ाम है वो क्या रिक्वायर करता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, और इन डिमांड्स को, इन रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, इसके लिए कितनी इंप्रूवमेंट लानी है, कितनी चेंजिंग लानी है, माइंडसेट को कैसे चेंज करना है, चाहे वालिदैन की बात हो या टीचर्स की बात हो या फिर अपने स्टूडेंट्स के हवाले से हम बात करें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे तालिब इल्म हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जिनको हमने तरबियत देनी है, जिनको हमने आगाही और शऊर उनके अंदर उजागर करना है, ये किस तरह से कर सकते हैं। हमें सब कुछ सजेशंस अगर हम डिस्कस कर लें होमवर्क के पैटर्न के हवाले से, आपके माइंड में क्या है कि होमवर्क तो ज़रूरी है, इस बात पे तो हम नहीं बिल्कुल भी डिनाई कर सकते इस बात से कि नहीं देना चाहिए या कितना देना चाहिए। होमवर्क के अंदर कोई एक टेक्निक, कोई एक ऐसा पैटर्न जो कि लाजमी होना चाहिए बच्चों और बड़ों दोनों के लिए, वो क्या हो? इस मामले, इस हवाले से मैं अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस अपने ज़माने तालिब इल्मी का मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग जब पढ़ते थे तो आई वाज स्टूडेंट इन द कॉन्वेंट, वहाँ पे हमारा लाइब्रेरी डे होता था, हफ्ते में एक दिन हम लाइब्रेरी जाते थे और लाइब्रेरी से हमें स्टोरी बुक्स इशू की जाती थी, एक उर्दू की स्टोरी बुक और एक इंग्लिश की स्टोरी बुक। और वो स्टोरी बुक जो है वो हमारी चॉइस होती थी, जी आप जाएँ एक एक बुक ले आएँ। सारा हफ्ता वो स्टोरी बुक्स हमारे पास रहती थी और आफ्टर द 1 वीक जब हम वो बुक्स सबमिट कर रहे होते थे लाइब्रेरी में और अगली बुक्स ले रहे होते थे, तो हमारी टीचर की तरफ से ये होता था कि गिव मी द लिस्ट ऑफ द न्यू वर्ड्स यू हैव स्टडीड इन दीज बुक्स। उर्दू का भी लिखें, इंग्लिश का भी लिखें। अच्छा। और फिर हमारे लिए वो एक क्लास एक्टिविटी होती थी कि आप इसको यूटिलाइज करें अपनी गुफ्तगू के अंदर। अब मैंने यहाँ से ये चीज़ सीखी कि ये चीज़ आपकी वोकेबलरी को, आपके ज़ख़ीरा अल्फाज को किस तरह से वुसअत देती है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं और आपकी गुफ्तगू के अंदर, आपकी तहरीर के अंदर, आपकी बातचीत के अंदर नए नए लफ्ज़ सीख कर आप किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बच्चों के लिए कहानियों की किताब पढ़ना बहरहाल एक अच्छी एक्टिविटी और एक दिलचस्प एक्टिविटी है, और वो सिर्फ 2 किताबें जो हैं वो आपको, अगर आप मुसलसल एक मतलब
साल के अंदर अगर आपके 48 हफ्ते हैं और अगर आपने 48 में से 30 हफ्ते में 30 से 60 किताबें पढ़ ली हैं, तो यू कैन इमेजिन कि ग्रेजुअली आपने बच्चे को होमवर्क के रंग में कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और कितनी ज़्यादा उसकी जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है उसको आपने वसी कर लिया। और बच्चों के अंदर ये रुझान पैदा होता है, वो बड़ी दिलचस्पी से नए अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि आज आपको वो ये एक वर्ड कह के कॉल कर रहे हैं, कल को वो दूसरा वर्ड आपके साथ बोल रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, उसको मैंने प्रैक्टिस किया एंड इवन टिल डेट हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को हम यही कहते हैं कि आप अनटिल और अनलेस आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव नहीं करेंगे उस वक्त तक आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स और उन सब चीज़ों के साथ आगे नहीं चल सकते, नहीं ला सकते हैं। अकीला, आपके पास क्या सजेशन है, डेली बेसिस पे होमवर्क का पैटर्न क्या होना चाहिए? हुमा, ये है कि अब थोड़ा सा कदरें हमारी बदल चुकी हैं। हमारे माशरे में अब कंप्यूटर का, टैबलेट्स का ये यूज़, इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है और हमारे बच्चे जो हैं वो आउटडोर गेम्स के बगैर रह सकते हैं लेकिन इंडोर गेम्स के बगैर नहीं रह सकते। तो ये एक ऐसा रुझान है जिसको हम सख्ती से ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि उसको आप लर्निंग के एस्पेक्ट में डाल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि छोटी छोटी गेम्स जो मगरबी ममालिक ने बनाई हैं, जैसे एक गेम है एजेस ऑफ एम्पायर। अब उसमें वैसे तो वो गेम है लेकिन उसमें बाकायदा बताया गया है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स डेवलप कैसे होते हैं, स्टेट कैसे बनती है, फूड कितना इम्पोर्टेंट होता है, सिक्योरिटी कैसे आती है, फिर कैसे एक मुल्क कैसे इस्टेब्लिश होता है। अब या तो आप गेम खेलें, पहले उसको फूड सफिशेंट होना पड़ता है, फिर उसके बाद वो अपने वेलफेयर की तरफ तवज्जो देते हैं, थोड़ी सी जब वो ताकत पकड़ लेते हैं तो फिर वो सिक्योरिटी पे आते हैं, सिक्योरिटी के बाद फिर वो इन्हेंस करते हैं। ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जो अनकॉन्शियसली वो बच्चों को सिखा रहे हैं कि वो उनको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो बच्चों को जब कोई इस तरह की गेम हो तो थोड़ा सा बड़ों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि वो उनके साथ बैठें। जो स्कूल का होमवर्क है वो तो दें ही, वो तो डॉक्टर साहब पहले बता चुके हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा मॉनिटर करें उनको कि इस गेम को आपने लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सीखना है। इसी तरह से वोकैबुलरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर जैसे अभी प्रेजेंटेशंस जो देते हैं बच्चे, प्रेजेंटेशन का एक बड़ा रुझान है कि लोगों को बहुत अच्छी गुफ्तगू करनी आनी चाहिए ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक तरीके से कन्वे कर सकें। बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी बात होती है लेकिन बात करने का तरीका इतना ख़राब होता है कि वो पॉजिटिव के बजाय वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से बहुत ख़राब चीज़ों को बहुत अच्छी चीज़ों में ढाला जा सकता है। अगर आप या बच्चों के जहन में बहुत सारे ख्यालात हैं, उनको ये नहीं पता कि इनका इजहार वो एक पेपर पे कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए क्या सोल्यूशन और सजेशन हैं, सनाउल्लाह अंसारी साहब से जानेंगे। ब्रेक के जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। जदीद तालीमी निज़ाम और होमवर्क की अहमियत पर हम डिस्कशन कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से कबल कुछ सजेशंस और सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे और साथ ही साथ जो है वो अब हम बढ़ने जा रहे हैं आज के दूसरे टॉपिक की जानिब जिसमें हम शॉर्टकट का जिक्र करेंगे। क्यों आज का इंसान, आज का नौजवान शॉर्टकट्स में मुब्तला है और वो चाहता है कि उसे कोई ना कोई ऐसी टिप मिल जाए, कोई ना कोई ऐसी सजेशन मिल जाए जिसमें उसको ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, ज़्यादा मेहनत का या ज़्यादा मुश्किल का काम ना करना पड़े, बस पका पकाया सामने आए और वो फ़ौरन से उसे खाए और एंजॉय कर ले। ये शॉर्टकट्स हम क्यों ढूंढते हैं ज़िंदगी के हर मामले में और इसका बढ़ता हुआ रुझान, इसकी रीज़न्स क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, उनको जानेंगे। साथ ही साथ इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अगर ये नुकसान का सबब बन रहा है तो इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन अगर इसके कुछ फ़वाइद हैं, इसके फ़ायदे हैं कि हम शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं या स्मार्ट वर्क की जानिब जाते हैं
तो फिर हमें इसके लिए भी कहीं ना कहीं आगाही डेवलप करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, शऊर उजागर करना है। इन तमाम तर चीज़ों पर अब हम डिस्कशन करेंगे। स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनमें प्रोफेसर हामिद बुखारी साहब हैं, प्रोफेसर अकीला आसिफ हैं और सनाउल्लाह अंसारी साहब हैं, जिनसे हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करें। ब्रेक पर जाने से कबल हम जो है वो बात करते अकीला से, और बड़ी मज़े की बात उन्होंने की थी कि बाज़ औक़ात जो है वो हम एम्फसाइज़ कर रहे होते हैं कि बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखे या उसकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो, क्योंकि हमारे बच्चों को कोई एक्टिविटी अगर परफॉर्म करने का कहा जाए, सनाउल्लाह साहब जैसे कि हमने कहा था कि वापस आएंगे तो आपसे भी जानेंगे सजेशंस, तो फिर उनके जहन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ख्यालात चल रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता उन्होंने इस पेपर पर, इस कॉपी पर, इस एक्टिविटी को जो परफॉर्म करने के लिए दी गई है उस पर कैसे लेकर आना है, कैसे ख्याल जो है अपने जो तमाम तर उनका इजहार करना है, उनको कॉपी पे लेकर आना है, अपने वर्ड्स में लेकर आना है, ये उनको नहीं पता। और फिर इसके लिए वो शॉर्टकट ये ढूंढते हैं कि वो पेरेंट्स को जाके देखते हैं, वो अपने ट्यूशन्स वालों को देखते हैं, फिर बच्चों को ट्यूशन जाना पड़ता है और फिर वही भारी काम, वही भारी किताबें, और फिर क्रैमिंग ही क्रैमिंग सबसे आसान है कि बस ठीक है जो क्लास में किया था वही घर आके रट्टा लगाओ एंड दैट्स इट। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी उसी के हवाले से कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर तो मैं इसलिए बार बार दो अलग लेवल की बात कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर तो बिल्कुल ये बात बजाय है और इसकी 100% ज़रूरत है सही कि क्लासरूम में जिस तरह हमने पहले बात की कि हमारी जो एजुकेशन डिलीवरी है वो बहुत एक महदूद सी होती है, तो उसके बाद बच्चे ने या स्टूडेंट ने लर्निंग खुद करनी होती है। हम उसको गाइड करते हैं कि ये टॉपिक आज हमने जो पढ़ लिया है इसकी फर्दर आपने इस सोर्सेज से आपने जाके रीडिंग करनी है या इस तरह से आपने इसके ऊपर फर्दर काम करना है, इसकी कोई असाइनमेंट बनानी है या आपने अगली क्लास में इसके ऊपर कोई प्रेजेंटेशन देनी है। तो जब आप उसको इस तरह काम देते हैं तो यकीनी तौर के ऊपर वो, अगर हमारी वीक में फॉर एग्जांपल एक क्लास होती है तो अगले वीक तक वो बच्चा मेहनत कर रहा होता है, वो उसके लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, लाइब्रेरी जाता है, इंटरनेट इस्तेमाल करता है, बाकी सोर्सेज इस्तेमाल करता है, अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करता है या अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करता है, इवन उसकी रिहर्सल करता है। अब आज मेरी बेटी की रिहर्सल, उसकी प्रेजेंटेशन है यूनिवर्सिटी में, तो वो परसों से अपनी वालदा के साथ लगी हुई है उसकी रिहर्सल में। तो बच्चे को जब इस तरह का क्रिएटिव काम दिया जाएगा तो यकीनन उसके लिए काम करेगा। बिल्कुल करेगा। लेकिन ये बार बार फिर बात वहीं आती है कि ये क्रिएटिविटी का काम और इस तरह की जो एक गैर मामूली एफर्ट है ये यूनिवर्सिटी लेवल तक तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन जब इसी को हम छोटे लेवल के ऊपर लेके चले जाते हैं, स्कूल के बच्चे के ऊपर और ख़ास तौर पर बहुत छोटे बच्चों के ऊपर, तो वहाँ पे मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग से जुल्म कहता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि वो एज जो होती है वो ग्रोइंग एज होती है। बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों के लिए वो एज बहुत अहम होती है, और हम उसकी फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ को मार देते हैं। उसके ऊपर इतना बर्डन डाल देते हैं, सुबह उसको 6 बजे उठाया जाता है बच्चे को, 6:30 बजे वैन उसे ले जाती है, 8 बजे स्कूल में लगना होता है और 1.5 घंटा बच्चा पहले वैन में फिरता रहता है, फिर वो स्कूल पहुंचता है, वहां से थका थका घर आता है और फिर इतना उसके ऊपर होमवर्क होता है कि वो रात तक होमवर्क करते करते थक थका के सो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह से छोटे बच्चों की बात हो रही है तो उन्होंने ट्यूशन का अलग होमवर्क तैयार रखा हुआ है और स्कूल का अलग। बिल्कुल ऐसे ही। अभी पिछले दिनों हम अपने रिलेटिव उनके घर गए, कज़न है मेरी, तो मैंने देखा अपने बच्चे की कॉपी पे धड़ाधड़ काम कर रही थी। मैंने कहा आप क्या कर रही हैं? कहने की जो इतना काम मिला हुआ तो बच्चा तो मर जाएगा करते तो मैं कर रही हूँ बच्चे का काम, तो अब ऐसे होमवर्क का क्या फायदा? बिल्कुल, जो बच्चा कर ही नहीं रहा और इतना आपने ओवर बर्डन किया हुआ बच्चों को। अब हम जिन सोसाइटीज़ को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप और अमेरिका के हम सिस्टम्स की बात करते हैं, तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को हम क्यों स्टडी नहीं करते? आज तक किसी ने नहीं किया। वहाँ की अगर कुछ बुरी बातें तो बहुत सारी अच्छी बातें भी, उनको हम फॉलो क्यों नहीं करते? मैंने खुद वहाँ जाके उनके स्कूल सिस्टम्स को देखा है, हालांकि मेरा वो डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन के लिए स्कूल्स में गया हूँ। तमाम में तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल सिस्टम्स में अब यहाँ वहाँ ये हो गया है कि उनके जो डेस्क होते हैं ना वो लॉक वाले होते हैं, वो कैबिनेट होती हैं। अच्छा। बच्चे को इजाज़त नहीं है कि अपना बैग घर लेके जाए। ज़बरदस्त। उसके बाद चाबी होती है, वो खाली आता है, अपना कैबिनेट खोलता है, अपना बैग निकालता है, काम करता है, उसको स्कूल के अंदर वो तमाम काम करवा दिया जाता है जो उसने करना उसके लिए ज़रूरी है। चाहते हो बच्चा अपना बैग लॉकर में रखता है, लॉक करता है, घर जाता है, घर जाके फिर अपनी बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़, गेम्स में, बाकी चीज़ों के अंदर वो स्विमिंग। आपको हमारे कितने बच्चों को स्विमिंग आती है? जबकि वहाँ के हर बच्चे को स्विमिंग आती है। और स्विमिंग जो है ऐसी बेहतरीन एक्सरसाइज है कि जो फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। हमारे यहाँ किस स्कूल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बल्कि वही होमवर्क का कॉन्सेप्ट है कि जितना ज़्यादा होगा उतना ही बच्चा बिजी रहेगा, उतना ही बच्चा घर में जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा और हमें सुकून रहेगा। हमें सब ये जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन बच्चे के पास टाइम नहीं है। ट्यूशन का काम अलग है, स्कूल का काम अलग है, और उसी की उसने एक ही तरह से फोटोकॉपी मशीन बन गया बच्चा कि एक ही क्रैमिंग पे लगा हुआ है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, और फिर इसको पेपर पे उतार देना है। इससे कब बाहर निकलेंगे हम?
हुमा इसके लिए कुछ चीज़ों को हमें एक बड़ा ड्रास्टिकली शिफ्ट लाना पड़ेगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें बच्चे की मेंटल, फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल तीनों ग्रोथ्स को अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शन के हिसाब से एडजस्ट करना है। सही। ये चीज़ एक हकीकत है कि इस उम्र में छोटे स्कूल की एज जो होती है उसमें बच्चों की मेमोरी इतनी शार्प होती है कि आप उसमें जो इनपुट दे सकते हैं वो मैक्सिमम लर्निंग उसकी वही एज ग्रुप है। सही। लेकिन वी मस्ट नॉट ओवरलुक कि वही एज ग्रुप है जिसमें कि उसने अपनी फ़िज़िकल और अपनी इंटेलेक्चुअल जो फैकल्टीज़ हैं उनको भी डेवलप करना है। अब बच्चों का क्लास वर्क में और होमवर्क में अगर है तो वो बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल एग्री करूँगा प्रोफेसर साहब से कि चीज़ों को आप एक प्रोपोर्शनेट के साथ चलें। अगर आप एक बच्चे को क्लास में मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज के 10 में से 4 या 5 क्वेश्चंस करवा रहे हैं और 4 या 5 उसको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप उसको एक एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन करा के कहते हैं अगली 2 एक्सरसाइजेस घर से करके ले आओ, एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, दिस इज नॉट फेयर। बिल्कुल। अब उस बच्चे के जो लिए कि किया जाता है और उसके लिए भी वो शॉर्टकट ढूंढता है। आपसे कंटिन्यू करते हैं, इम्तियाज साहब कराची से हमारे साथ मौजूद है, हमारे रेगुलर कॉलर, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज। वालेकुम अस्सलाम मैम, कराची से इम्तियाज बात कर रहा हूँ। जी इम्तियाज साहब फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? मैम चंद सेकंड ज्यादा का तलबगार वो बात दरअसल ये है कि हमारे जो माहिर तालीम साहब आए हुए हैं, इनकी इज्जत आंखों में इज अ गुड मैन, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, उसकी एजुकेशनल सिस्टम की कॉपी हम क्यों नहीं करते? ये बड़ी सख्त बात है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे यहाँ लोग पैसा दौलत कैसे कमाएंगे? तो इसको भी मद्देनजर रखना है। वो एक सिस्टम है जो इंसानियत पे मबनी है, जो कि हमारा काम था वो करते हैं। और दूसरी बात, शॉर्टकट हासिल करने के लिए जिस सड़क पे दौड़ा जाता है उसका अंजाम बर्बादी और जेल की काल कोठरी हुआ करती है। क्योंकि शॉर्टकट का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों के हकूक का गला घोटा जाए, तो इसके अंदर मामला ऐसे होते हैं। और दूसरी बात जो है, आपने फरमाया हमारे यहाँ एक चीज की जो किल्लत है वो बच्चे के मिजाज को, बच्चे की काबिलियत को जो खुदादात होती है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कितने भी इंसान दुनिया में पैदा होते आते हैं जाते हैं, सब में अल्लाह पाक ने कोई ना कोई एक खुदादात सलाहियत दी होती है। ये पेरेंट्स और असातिज़ा का काम है उसको जज करना। स्टूडेंट की जो है कोताही कम होती है। असातिज़ा अगर अपने स्टूडेंट को नहीं पढ़ सकते तो वो उनको पढ़ा भी नहीं सकते। बिल्कुल। यानी कि एक साहब जो टीचर है हमारे असातिज़ा, उनको ये पता है कि ये बच्चा अंडरस्टैंड हो चुका है तो उसका पीछा छोड़े। मगर यहाँ जनाब जो मामला है आप सब जानते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कौम के मेहमानों को बनाने के लिए। बातें हमारे यहाँ बहुत प्यारी होती हैं, ऐसी दिलफरेब होती हैं कि दिल जो है निसार होने लगता है, मगर ऑन ग्राउंड इसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसका तस्करा हम ओपन फॉर्म पे नहीं कर सकते। तो यही कह सकते हैं जिनकी वजूहात भी तलाश करनी है और उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, इतनी पॉजिटिविटी के साथ आपने पार्टिसिपेट किया और सजेशंस दी कि हमने जो है वो रूट कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करने हैं, हमने वजूहात तलाश करनी है, हमने वो रीजंस आइडेंटिफाई करने कि जिनकी वजह से जो है वो मसाइल जन्म ले रहे हैं। अगर हम ये वजूहात तलाश करेंगे तो डेफिनेटली फिर सोल्यूशंस की जानिब जाएंगे। सोल्यूशंस और सजेशंस क्या हैं, क्यों शॉर्टकट में मुब्तला है आज की जनरेशन और इस शॉर्टकट से कैसे बाहर निकल सकते हैं, सोच को कैसे बदला जा सकता है, जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से। लेकिन इस पर जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम डिस्कशन कर रहे हैं शॉर्टकट्स के हवाले से, शॉर्टकट का बढ़ता हुआ रुझान, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके माशरती असरात भी हम जानेंगे अपने मेहमानों से और उनसे सोल्यूशंस की जाने भी बढ़ने का कहेंगे कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इन माशरती असरात। अगर ये नुकसान की तरफ जा रहे हैं तो इनको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। ब्रेक पर जाने से कबल हामिद साहब से गुफ्तगू हुई थी। हामिद साहब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी बात ही मुकम्मल करें। हम बात कर रहे थे कि जब आपको होमवर्क बहुत ज़्यादा
बल्क में मिल जाता है तो फिर वो स्टूडेंट शॉर्टकट ढूंढता है कि मैं किस तरह इसको विद इन द टाइम लिमिट उसको कंप्लीट करूं और अपनी बाकी एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो मैं टाइम निकालूं। वो फिर यहाँ से उसकी ज़िंदगी में वर्ड शॉर्टकट एंटर हो जाता है। ऐसा ही है। और उस वक्त हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि शॉर्टकट इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जहाँ आपने शॉर्टकट्स को ढूंढना शुरू किया तो वो वक्त जो पहले आप अपनी ज़ाती तरक्की और अपनी बेहतरी के लिए सर्व कर रहे होते हैं, वही वक्त आप शॉर्टकट ढूंढने में लगा देते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, अगर तो आपको शॉर्टकट मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो वही इंडिविजुअल जो शायद बहुत अच्छा फ़र्द और एक शहरी बन सकता था, माशरे का एक सूदमंद वजूद बन सकता था, वो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। और फिर वो माशरे के अंदर दूसरों को फैसिलिटेट करने के बजाय, चूंकि वो फैसिलिटेट नहीं हो सका तो वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाता है। अब हम अपनी जर्नल लाइफ के अंदर अगर देखते हैं, एकेडेमिया के अंदर है या प्रोफेशनल लाइफ है या प्रैक्टिकल लाइफ है, हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी डिबेट जो है वो जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की है। जर्नलिस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आप उसको जो काम देते हैं वो कर लेता है, जैसा काम देते हैं वो कर लेता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हमारे पास स्पेशलिस्ट होने चाहिए। जब हम कहीं पे एक स्पेशलिस्ट को बिठा देंगे तो वो एक क्वालिटेटिवली बहुत अच्छी आउटपुट देगा आपको, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ बहुत सी चीज़ें ओवरलुक और इग्नोर भी हो रही हैं। अब उस जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की डिबेट के अंदर शॉर्टकट कहाँ से आ रहा है कि एक जर्नलिस्ट क्वालिटेटिवली अच्छी चीज़ लेने के लिए एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करेगा कि यार ये मेरा काम कर दो। अब जो एबिलिटी उसकी है वो वहाँ ख़त्म हो गई, और स्पेशलिस्ट ने, क्योंकि हमने माशरे की बात की तो वहाँ पे ये चीज़ चलेगी। अब इसकी एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस या एग्जांपल, हम 3 यहाँ पे यूनिवर्सिटी टीचिंग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बैठे हुए हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे आजकल इदारों में जो रिसर्च हो रही है उसके अंदर थीसिस कैसे लिखे जा रहे हैं, कहाँ से लिखे जा रहे हैं, कौन लिख रहा है, और हम कैसे डिग्रीज अवार्ड कर रहे हैं, ये सब बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। बिल्कुल। हमारे माशरे में बहुत से प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जिनकी सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन उन सब चीज़ों का नुकसान क्या है कि वो जहन जो खुद से काम करके आगे जा सकता है, वो इन चीज़ों के माशरे में मौजूद होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप एक शॉर्टकट के लिए खुद उन पर डिपेंडेंट होना बहुत बिल्कुल नुकसान का सबब है। और आप अपनी ज़िंदगी में डिपेंडेंट हो रहे हैं इंडिपेंडेंट होने के बजाय। बिल्कुल ऐसे ही है ये हकीकत। अगर इसको समझ लिया जाए तो हम आज ही से इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अकीला, आप क्या कहना चाहेंगी? शॉर्टकट का बढ़ता हुआ रुझान, हम शॉर्टकट क्यों ढूंढते हैं? हम स्मार्ट वर्क की जानिब भी तो जा सकते हैं कि हम इसको एफिशिएंटली और कम टाइम में कैसे परफॉर्म करेंगे, ये कोई नहीं सोचता। हाँ, कोई पका पकाया दे दे मैं खा लूँ, ये बहुत कुछ जो है हमें अच्छा लगता है। बात दरअसल ये है कि सबसे पहले ये बात कि ये शॉर्टकट का जो इशू है ये कैसे आया हम लोगों की ज़िंदगियों में। असल में जब से फीचर फिल्म स्पेशली, उनका बड़ा असर है सोसाइटी के ऊपर, उसको हम कहते भी हैं कि हमें हमारे लिटरेचर का एक बड़ा हिस्सा भी है। आप देखें 3 घंटे की फिल्म में बच्चा पैदा भी होता है, बच्चा कारनामे भी अंजाम देता है, वो बहुत बड़ा आदमी भी बन जाता है और वो फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये इसका शायद एंटरटेनमेंट के हवाले से तो हम कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका जो नफ्सियाती असर है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली जो है हमारे माशरे के अंदर इतना डीप रूटेड हो चुका है कि हर इंसान जो है अब इस फिल्म की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। वही हीरो उसी तरह हीरो बनना चाहता है, उसी तरह हीरोइन बनना चाहते हैं, उसी तरह के वो घरों में शानदार घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, उसी तरह से कैरियर में वो जो है ना स्पीड चाहते हैं। एक अटेम्प्ट हो और मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। बिल्कुल ऐसे। एक तो ये बात कि ये डिसाइड करना कि बच्चों को ये बताएं कि एंटरटेनमेंट के लिए जो चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ से उनका ताल्लुक नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहाँ तक शॉर्टकट्स की बात है, मैं ज़िंदगी में किसी शॉर्टकट की कायल नहीं हूँ। इस हद तक उसके 2 पहलू हैं, एक तो इनफरादी पहलू है और एक इज्तिमाई पहलू है। इंफरादी लिहाज से तो अगर आप शॉर्टकट कोई, जैसे आप खाना जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप हांडी के बजाय कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने कुकर इस्तेमाल कर लिया, जल्दी खाना बना लिया और फैमिली को सर्व कर दिया, उससे किसी की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
लेकिन अगर कोई नज़रियाती या एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी कोई मसला है जो किसी इदारे से वाबस्ता हैं आप, या किसी जिससे ज़्यादा लोग जिसके साथ रिलेट है, तो फिर उसका असर जो है उस शॉर्टकट का उनके ऊपर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव जाएगा। तो इस लिहाज से इस ख्याल के जो हैं वो दो पहलू हैं। ज़िंदगी में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो ज़ाती मेरा तजुर्बा है, वो ये है कि शॉर्टकट्स कुछ नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्गर एक खाने की चीज़ है, बहुत कम वक्त में सैंडविच या बर्गर बन जाता है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं आपकी सेहत के लिए नहीं अच्छा। अगर सेहत के लिए एक बर्गर नहीं अच्छा, अगर फूड आइटम लेते हैं, तो आप ये देखेंगे ख्यालात और नज़रियात और एतकादात को देखें तो फिर उस शॉर्टकट्स का उस माशरे के ऊपर क्या असर होगा। बिल्कुल ठीक है, एक तो ये दलील है। दूसरी बात ये है कि देखिए, आप अगर लोगों की ज़िंदगियों का मुताला करें जो किसी टॉप पोजीशन पे हैं, वो एक दिन में नहीं बने, पीछे नस्लों की मेहनत है। बहुत दफ़ा गिरे, बहुत दफ़ा हारे, हाँ, फिर उठ खड़े हुए। और फिर एक जनरेशन नहीं, बाज़ दफ़ा जनरेशंस की मेहनत होती है। ऐसे ही है। मैं अगर आज यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी ये सब दर्जे तय किए, तो आज यहाँ पे हम बात करने के काबिल हैं। इसी तरह से चाहे कोई कितना ही काबिल हो, लेकिन अगर वो बेशक चीख के कहता रहे, तो उसको यूनिवर्सिटी के या इदारे के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा जब तक कि उसके पीछे एक पूरी ग्रेजुअल हिस्ट्री नहीं होगी जिस पे उसे प्रूव करना होगा। तो ये शॉर्टकट्स इस लिहाज से जो है वो नुकसान का सबब बन रही हैं। सनाला साहब, आपकी नज़र में शॉर्टकट्स जो हैं वो आया नुकसान का ही सबब है सिर्फ, या कहीं ना कहीं इन शॉर्टकट्स का हमें फ़ायदा भी नज़र आता है माशरती सतह पे अगर देखा जाए तो? बिल्कुल, शॉर्टकट का मतलब जिस तरह भी बात हुई है कि शॉर्टकट का मतलब ये है कि कोई मुतबादिल रास्ता, आसान रास्ता कोई ऐसा ढूंढा जाए जिससे जो भी काम हम करना चाह रहे हैं वो जल्दी हो जाए। सही। पहली बात तो ये सोचिए जी, वो गरीब है कि जल्दी हो जाए भाई, हर काम को जितना वक्त लगना है, मैम ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि ये खाना जितनी देर में पकना वो पकना ही पकना, उसने टाइम लेना ही है। अब जल्दी कैसे पका सकते हैं उसे? लेकिन भारत, हम इंसान हैं, जल्दबाज हैं, तो उस ये हमारी फितरत में भी शामिल है जल्दबाजी जो है। सही। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में भी इरशाद फरमाया कि इंसान जल्दबाज है। बिल्कुल। तो ये फितरत में भी है, लेकिन इससे का दोनों पहलू इसके भी आगे, फिर इसका पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। अगर मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की सिर्फ बात करूँ, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बात करूँ, तो इसका पॉजिटिव तो ये है कि जब हम फॉर एग्जांपल किसी बच्चों को अपनी क्लास को असाइनमेंट देते हैं कि आपने ये काम करना है। अच्छा, अब उस असाइनमेंट को करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये कि एक बच्चा लाइब्रेरी जाता है, किताबें निकालता है, वहाँ उनको देखना शुरू करता है, ढूंढता है, मुख्तलिफ किताबों में बहुत सारा टाइम वो लगाता है और वो अपना जो वो है वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करता है। ठीक। दूसरा कहता है कि इसकी बजाय मैं इंटरनेट यूज़ कर लेता हूँ, जो कि आजकल एक क्विक एक एक्सेस है उससे। सही। तो वो इसको भी हम शॉर्टकट कहेंगे। सही। कि लेकिन काम हम दोनों ने एक जैसा कर लिया, लेकिन उसने जल्दी में कर लिया, उसको थोड़ा टाइम लग गया, तो ये भी एक शॉर्टकट ही है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में है कि आपने मुस्बत तरीके से ये दूसरे बच्चे से आगे बढ़ने की कोशिश की। फिर क्लास में भी ऐसे ही होता है कि बच्चों के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन होता है सीजीपीए का, जी मेरा सीजीपीए से बेहतर आ जाए, मेरा इससे बेहतर आ जाए। लेकिन उसमें जब बच्चे शॉर्टकट मारना शुरू करते हैं कि एक बच्चे ने असाइनमेंट कर ली, बाकी ने क्या किया, सिर्फ नाम चेंज किया, कॉपी करे, जमा करा दिया। कॉपी पेस्ट हमें वैसे ही पसंद है। कंप्यूटर पे भी कॉपी पेस्ट होता है, बाकायदा फोटोकॉपी में भी होता है। और अभी ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर तो हमने बड़ा ही महसूस किया, खास तौर पे अकाउंटिंग की क्लास में, कि एक बच्चे ने गलती की तो पता चला 15 बच्चों की सेम गलती आ रही है, हालांकि इतनी बेसिक सी गलती थी कि अगर उन 15 में से एक बच्चा भी गौर करता तो पकड़। फॉर एग्जाम्पल जून की 31 तारीख लिख दी एक बच्चे ने। अब वो 15 बच्चे जो उसको फॉलो कर रहे थे, सबने 31 लिख दी, किसी ने गौर ही नहीं किया कि जून के 30 दिन होते, 31 नहीं होते। सही। तो ये भी शॉर्टकट है। तो इसके नेगेटिव पहलू जो है, जिस तरह इम्तियाज साहब ने जो कॉलर उन्होंने बताया था कि हमारे मुआशरे में आम तौर के ऊपर शॉर्टकट को नेगेटिव मीनिंग में लिया जाता है। सही। कि शॉर्टकट का मतलब है कि दूसरे का हक को मारना, बिल्कुल, दूसरे के ऊपर से फलांग के आगे बढ़ना, जिस तरह आजकल हमें वैसे बताया भी जाता है कि अगर आपने कुछ मुआशरे में करना है, अपनी जिंदगी बनानी है, तो उसके लिए कुछ करना है, कुछ करना है। पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बताया जाता, बल्कि उसमें जो फोकस ज्यादा किया जाता है वो यही होता है कि दूसरों को कुचलना पड़ता है, दूसरों को मारना पड़ता है, दूसरों के ऊपर से गुजरना पड़ता है, इस तरह की बात बताई जाती है। बिल्कुल। तो ये शॉर्टकट के नेगेटिव इस्तेमालात हैं। उसके लिए फिर क्या करते हैं कि कोर्स में रजिस्टर भी नहीं हुए और उस कोर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे, क्लास अटेंड नहीं की, साथी से कहा मेरी अटेंडेंस लगवा देना। जाहिर है नेगेटिव पहलू ज्यादा आ जाते हैं और फिर ऐसे अनफेयर मीन्स यूज किए जाते हैं जिनके हवाले से अगर हम बात करें तो माशरती सतह पे हम सब नुकसान फेस कर रहे होते हैं। इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। शॉर्टकट्स का बढ़ता हुआ रुझान और इसकी वजूहात क्या है वो हमने डिस्कस की। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके लिए क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे कि वो क्या सजेस्ट करेंगे आज के दोनों टॉपिक्स के हवाले से। हामिद साहब, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। हुमा, शॉर्टकट के हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमें इस चीज़ को अपने पल्ले बांध लेना चाहिए कि अगर आप ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं सही, और एक देर पा कामयाबी चाहते हैं, देन देयर आर नो शॉर्टकट्स। ठीक, ये एक कानून कुदरत है, फितरत है बिल्कुल कि जो भी चीज़ प्री मैच्योर होगी वो उसका असर जो है वो भी फिर शॉर्टकट की तरह शॉर्ट टर्म ही होगा। अगर आप एक देर पा और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट चाहते हैं तो यू हैव टू इनपुट योर एनर्जीज, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, एंड देन यू विल बी गेटिंग a qualitative output from that. दूसरी चीज़, होमवर्क के हवाले से जब हमने बात की तो हमें कुछ इनोवेशन और कुछ क्रिएटिविटी अपनी मेथडोलॉजी में लानी होगी और हमें अपने स्टूडेंट्स को भी इस पे थोड़ा सा राग़िब करना होगा, मोटिवेट करना होगा कि हम उनको भी इस चीज़ की तरफ ला सकें कि वो इस चीज़ को अपने लिए एक चट्टी ना समझें, सही, बल्कि इसको अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए समझें। क्योंकि जिस तरह मैंने बिल्कुल इब्तिदा में कहा कि मेरे नज़दीक होमवर्क देने का मतलब ये है कि आप एक बच्चे के अंदर वो अहलियत और सलाहियत पैदा करें कि वो ज़िंदगी में ख़ुद से काम करना सीखे। उसको किसी चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत ना हो, किसी इनिशिएटिव के लिए वो किसी के ऑर्डर का या इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार ना करे। ठीक। और जब एक इंसान खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर इनिशिएटिव लेना शुरू कर लेगा और सीख लेगा तो डेफिनेटली वो हार्ड वर्किंग जो है वो अल्टीमेटली उसको शॉर्टकट से दूर ले जाएगी। क्योंकि जब वो एक चीज़ को इनिशिएट कर रहा है तो वो जानता है कि मुझे इसके एंड तक पहुंचने के लिए जो जो चीज़ दरकार है मुझे वो हासिल करनी है, वो इन्वेस्ट करनी है ताकि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। फिर उसको कोई भी चीज़ मुश्किल या फिर बहुत बड़ी या बहुत अनहोनी नहीं लगेगी इन शॉर्ट टर्म्स। क्या कहते हैं अकीला, आप क्या कहना चाहेंगी, क्या सजेशंस हैं आपके माइंड में? मेरे जहन में ये है कि सबसे पहले तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह बड़ों को भी ये समझ लेना चाहिए कि आप बच्चों के ऊपर, क्योंकि देखें ये घर से, सबसे पहले घर से ये प्रेशर होता है कि आप बहुत कम वक्त में कुछ करके दिखाएं। तो बड़ों को भी जो है वो बच्चों को ये मैसेज देना चाहिए कि आप अपना वक्त लें और अपना वक्त जो है वो क्वालिटी टाइम जो है वो आप गुजारें और आप अपने में वो काबिलियत पैदा करें। फ़र्ज़ करें अगर कोई ओहदा मिल भी जाता है, और ये आजकल आप, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आप देखें हमारे बहुत सारे ऑफिसेज़ जो हैं, हमारे बहुत सारे इदारे जो हैं, वहाँ पे आप एक बंदे को बिठा तो देते हैं लेकिन आप उससे वो आउटपुट नहीं ले सकते। उसकी वजह यह है कि जो अगर आप शॉर्टकट के ज़रिए, अगर आप पैराशूटर्स हैं, ग्रास शूटर्स नहीं हैं, तो फिर आप वो आउटपुट आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जिससे इदारों की कारकर्दगी पे बहुत ज़्यादा मनफी असरात पैदा होते हैं। और इन मनफी असरात का सिर्फ अगर आपकी ज़ात के साथ ताल्लुक़ हो तो चलें, वो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन हम मुल्की और कौमी सतह पे ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसके लिए ये एक इंतहाई संजीदा मसला है, इसको बिल्कुल भी गैर संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने हर एक को, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो अभी हम एजुकेशन के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं, एक इदारे हैं, एक पेरेंट्स हैं और एक स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये जो तालीम है ये एक ऐसा शोबा है जिसका असर ज़िंदगी के हर शोबे पे पड़ता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो कोई भी शोबा है, उस पे ज़िंदगी के हर शोबे पे उसका असर जाएगा। आप जो कुछ भी बच्चे को जैसे भी बनाना चाहेंगे, ये मोल्ड्स हैं, जैसा मोल्ड होगा वैसा ही आपको उसमें से बर्तन मिलेगा, प्रोडक्ट तैयार मिलेगा। और मास्टरपीस तभी बनेगा जब मास्टरपीस पे मेहनत की गई होगी। ऐसे ही है, अगर थोड़ा सा रगड़ा लगेगा, थोड़ी सी एनहांसमेंट होगी। मास्टरपीस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हीरा जब निकलता है ज़मीन के अंदर से तो वो पत्थर होता है, लेकिन जब उस पर मेहनत की जाती है, उस पर वक्त लगाया जाता है, तो तब उसमें चमक आती है। तो ये ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरह से है और इस फ़लसफे को हमें अपने बच्चों को बिल्कुल ये तराश खराश करनी है और इसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत के आदी भी बनाना है अपने बच्चों को। सनाला साहब, आपके पास क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं? बिल्कुल जी, शॉर्टकट के हवाले से सबसे पहले तो बहैसियत वालिदैन हमें अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त शॉर्टकट्स का इस्तेमाल ना करें। हम हर वो पॉजिटिव तरीका इख्तियार करें कि जिससे हमारे बच्चों की जो शख्सियत है, जो उनकी ज़ात है, वो बेहतर से बेहतर इंसान और बेहतर से बेहतर मुसलमान की बन सके। अच्छा, जब हम खुद शॉर्टकट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे
बच्चों की तरबियत उसी तरह कर रहे होंगे और उनको तालीम भी वैसे ही दे रहे होंगे, तो यकीनी तौर के ऊपर बच्चे भी उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। फिर जब वही बच्चे तालीमी इदारों में जाते हैं तो हम वहाँ पे उस्ताद बन जाते हैं, तो फिर बहैसियत उस्ताद हमारा वहाँ भी ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अपने बच्चे में और एक स्टूडेंट में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम अपने बच्चे के लिए सोचते हैं वैसे में अपने स्टूडेंट के लिए भी सोचना चाहिए। तो जब वहाँ पे हम एक उस्ताद की हैसियत से खड़े होते हैं जो कि रूहानी बाप होता है, तो वहाँ पर भी हमें अपने बच्चों को यही तरबियत देने की ज़रूरत है कि दुनिया में अगर कामयाबी हासिल करनी है, आगे चलना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए शॉर्टकट्स की बजाय मेहनत के ऊपर आप जो है ना अपना ईमान बरकरार रखिए और मेहनत करें। उसके लिए शॉर्टकट्स इख्तियार ना करें, दूसरों का नुकसान मत सोचें, अपनी मेहनत के ऊपर जो है ना वो तवज्जो दें और जो मुस्बत तरीके हैं, जो पॉजिटिव तरीके हैं आगे बढ़ने के, तरक्की करने के, उनको इख्तियार करें। तालीम के मैदान में भी, उसके बाद प्रैक्टिकल जब वो ज़िंदगी में आते हैं वहाँ पर भी आमतौर के ऊपर हमारे नौजवानों की सोच यही होती है कि आज हमारे हाथ में डिग्री आएगी और कल को जनाब हम वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे जहाँ पे एक बंदा 20 साल की मेहनत से पहुँचा हुआ होता है। ऐसा ही है, हमें तो कोई इंटर्नशिप करनी ही जरूरत ही नहीं, हमारे लिए तो सीट तैयार होनी चाहिए, ऑफिस तैयार होना चाहिए, हमने जाके बैठना है। बिल्कुल, ये कैसे हो सकती है? ये इसके लिए तीनों फरीकाइन को अपना किरदार अदा करना है। वालिदैन को भी करना है कि वो बच्चा घर से ही ये सोच के निकला हुआ हो। मैंने ऐसे वालिदैन को भी देखा है कि जो अपने वालिदैन अपने बच्चों की जब वो इंटर्नशिप करवानी होती है तो इंटर्नशिप फिजिक प्रैक्टिकली नहीं करवाते। किसी भी यार दोस्त जाकर सर्टिफिकेट बनवा के ले आते हैं कि ये लो बेटा यूनिवर्सिटी में दे देना। अब बच्चा क्या लर्न करेगा वहां से? उसे तो सीखा ही नहीं वो काम प्रैक्टिकली। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट उसने पूरी कर दी, सर्टिफिकेट जमा करवा दिया, डिग्री उसको मिल गई, तो चोरी तो हमने खुद अपने बच्चों को सिखा दी। इसका मतलब ये हुआ कि कल कला को वो आगे जाके भी यही काम करेगा, वो भी शॉर्टकट्स तलाश करेगा कि कहाँ से उसको ईज मिल सकता है, कौन सा कंफर्ट जोन है। बिल्कुल ऐसे ही है, यही हमने कंट्रोल करना है और इसके लिए सोल्यूशन सजेशंस हमारे तीनों मेहमानों ने दिए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा नाज़रीन आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने होमवर्क के हवाले से डिस्कशन की और शॉर्टकट्स के हवाले से डिस्कशन की। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और बताइएगा जितने भी सोल्यूशन और सजेशन हमारे मेहमानों की जानिब से आए हैं वो आपके लिए कितने यूजफुल साबित हुए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।